हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हम लोगों ने ईवीएस डिस्कस करना शुरू कर दिया था। ये आज ईवीएस की दूसरी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैंने कल अपलोड की थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज ये सेकंड क्लास है। तो ईवीएस जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी की मैंने पूरी एक नोट्स बना ली है। ठीक है, वन लाइनर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। काफी कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो कि निचोड़ है, ठीक है, ईवीएस का 1 to 5th की एनसीईआरटी, वो मैंने बिल्कुल नोट्स में बना ली है। वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर ये क्लास आपने पूरी अच्छे से अटेंड कर ली ईवीएस की, तो आपका जो एनसीईआरटी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से काफ़ी आपको वन लाइनर ऐसी ही डिट्टो सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसी नोट से अपना ईवीएस कंप्लीट किया था और अच्छे से मतलब एग्जाम भी दिया और मेरा फर्स्ट रन में सीटेट क्लियर भी हो गया। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, जो आपका ईवीएस है। कल हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका मधुबनी है पेंटिंग होती, जो कि बिहार की है, काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली शाम 4 बजे, ठीक है, आपको क्लास मिलेंगी। एनसीईआरटी बेस होंगी बिल्कुल, क्योंकि आपके सीटेड मतलब में आपके सीटेड में एनसीईआरटी ही पूछता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम लोग सीडीपी भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। ठीक है, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसमें काफ़ी मतलब चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो जब हम लोग ईवीएस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम जाके हम लोग सीडीपी फिर से करने लगेंगे, क्योंकि सारी सब्जेक्ट कवर करनी है। तो ऐसे ही हम लोग सारी सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो आपका मधुबनी पेंटिंग है वो ऐसी होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि मधुबनी पेंटिंग है। अब आगे चलते हैं हम लोग, पॉइंट देखते हैं। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। मतलब जो चित्र में डिजाइन होती है उसी को मधुबनी कहते हैं। जो अभी आपने देखा, जो ये डिजाइन बनी हुई थी, इसी को कहते हैं मधुबनी पेंटिंग, जो कि आपके बिहार की लोक मतलब कला है, आपका जो बिहार है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। मतलब ये बिहार की जो ये लोक कला है मधुबनी, ये काफी पुरानी है, सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जो कि मधुबनी आपके क्वेश्चन में पूछता है कि मधुबनी जो है वो क्या है, तो ये बिहार का एक लोक कला है, बहुत पुरानी ये परंपरा है वहाँ की। ठीक, वहाँ की मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। आगे पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में एक जिला है। ठीक है, आपका जो बिहार है वहाँ पे एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। जो बिहार है वहाँ पे एक जिला है, उसका नाम मधुबनी है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। मतलब जो कि बिहार था वहाँ पे एक जिला है मधुबनी नाम से, और इस पेंटिंग का नाम उसी के कारण पड़ गया, उसी के आधार पर इसका नाम मधुबनी पड़ गया। आगे चलते हैं। इसको मतलब बनाते कैसे हैं, क्योंकि जो मधुबनी पेंटिंग है ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आखिर जो मधुबनी पेंटिंग है वो कैसे बनती है। तो ये है आपका चावल के पाउडर से, मतलब पेस्ट उसका बना लिया जाता है, जो चावल का पाउडर होता है। चावल का पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। मतलब चावल का पाउडर होता है, उसको घोल लेते हैं पानी में, फिर उसी से पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें रंग मिला दिया जाता है और फिर उसी में रंग मिला देते हैं। जैसे आपका रेड मिलाना हुआ, या आपको ग्रीन की आवश्यकता है या फिर ब्लू की आवश्यकता है, तो अपने इच्छा अनुसार आप उसमें कलर मिला सकते हैं, वो कलर वैसा ही बन जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, जैसे नील जो होती है, हल्दी हुई, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इनको बनाने के लिए आपका जैसे नील हुआ, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी हुआ, फूलों और पेड़ों के रंग, उनका भी प्रयोग किया जाता है इसमें। आगे देखते हैं। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, ठीक है, जो आपकी मछलियां हैं और अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखो इसमें बना हुआ है, जैसे कि ये हाथी बना हुआ है। ठीक है, ये कोई चित्र बना हुआ है। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि बत्तख बनी हुई है। तो इन्हीं के अनुसार बनाया जाता है। इसमें मछली भी बन सकती है, इसमें हाथी भी बन जाता है, कोई भी जानवर बना देते हैं वो लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब ये इंसानों के जैसे जानवर हुए, पेड़ हुआ, तो अपनी इच्छा अनुसार जिनको जो पसंद आता है वो अपना उसी पेंटिंग में बना भी लेते हैं। आगे चलते हैं। वेलवानी का गांव जो है कर्नाटक में है। जो मधुबनी से थे, ये इतने ही पॉइंट थे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो टू द पॉइंट मैं बात कर रही हूँ, आपको कुछ भी कहीं से भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन लाइनर में अगर आपको समझ आ रहा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और ये वन लाइनर में आपके दिमाग में भी बातें बैठेंगी, क्योंकि जो पूरा आपका ईवीएस है उसका निचोड़ ही नोट्स होता है। मतलब नोट का कहने का मतलब ये नोट्स का कहने का मतलब यही होता है कि पूरे जो सिलेबस है, मतलब पूरा जो एक सब्जेक्ट है उसका उसका मेन पॉइंट उसमें लिखे होने चाहिए। तो इसमें आपके मेन पॉइंट ही लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका वेलवानिका गांव है ये कर्नाटक में है। गांव भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सा गांव कहाँ पे है। तो जो आपका वेलवानिका गांव है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देख लेते हैं। गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते हैं। जो आपके गीजूभाई बधेका हैं वो गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। जो ये हैं, इन्होंने बच्चों के लिए काफी कहानियां लिखी हुई हैं, आपके जो गीजूभाई बधेका हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक भारतीय रविन अपने अंडे, इसमें ये भी आपका एक टॉपिक है कि जो चिड़िया हैं, मतलब जो पक्षी होते हैं, वो अपना अंडा कहाँ पे देते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो उसका भी एक टॉपिक है, वहां से अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो आपका है भारतीय रविन, ठीक है, वो अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। जो आपका रविन नाम का एक पक्षी होता है, ये भारतीय पक्षी इसको कहते हैं, मतलब भारतीय रविन पक्षी कहते हैं, और ये अपने अंडे सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में देता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पक्षियों से भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा पक्षी कहाँ पे अंडे देता है, उसका अंडा किस प्रकार का होता है, कहाँ रहते हैं। तो ये सब बात मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। कोयल जो है, कोयल कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है। जो कि कोयल होती है वो अपना अंडा जो है कौवे, जो कौवा है वो अपना घोंसला बनाता है और उसी में जाके कोयल अपने अंडे दे देती है। ठीक है, पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। जो घोंसला होता है उसमें अब जो पक्षी होते हैं अपने अंडे रखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो अपना मतलब घोंसला बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। जो चूजे होते हैं, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मतलब देखा होगा आपने कि घोंसला बना हुआ होता है, उसमें जब छोटे छोटे पक्षी हो, मतलब बच्चे होते हैं बहुत छोटे, तब तक वो उसी में रहते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनको उड़ना आने लगता है, वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं और अपना उड़ने लगते हैं। ठीक, तो जिस घोंसले में वो रह रहे होते हैं वो घोंसला अपना छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। 25 से ये पॉइंट क्लियर हुए। अगला है जो नलमंदा, जो है आपका नलमंदा आंध्र प्रदेश में है। ठीक, जो ये जिला है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। जो है हीलकुंडी, जो हीलकुंडी है आपका कर्नाटक में है। ठीक, आगे चलते हैं। जो हीलकुंडी में बच्चों की पंचायत को थीम मतलब भीम संघ कहा जाता है। जो आपका मतलब है, जो हीलकुंडी में बच्चों की जो पंचायतें होती हैं, जिसमें बच्चों की पंचायतें होती हैं, उसको कहते हैं भीम संघ। उसमें बच्चे होते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, जो भी अपनी समस्या हुई वो कहते हैं, तो उसको कहते हैं भीम संघ। ठीक, जो उनकी पंचायतें होती हैं बच्चों की। आगे चलते हैं। आपके में एक है मतलब बरगद के बारे में भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखता है। मतलब आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है, ठीक, उसमें देखा होगा कि आप उल्टी शाखाएं लटकी होती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उन्हीं को बताया गया कि जो शाखाएं मतलब शाखाओं की तरह तरह दिखता है, वह वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। जो ये शाखाएं लटकी होती हैं बरगद की पेड़ में, वो जड़ें होती हैं उन्हीं की, वो शाखाएं नहीं होके उनकी जड़ें होती हैं, जो बरगद का पेड़ होता है। आगे चलते हैं। डेजर्ट ओक मतलब आपका जो है रेगिस्तान ओक, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक इसको बोलते हैं, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं। जो ये पेड़ होता है आपका रेगिस्तानी ओक, इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। ठीक है, और पानी पेड़ के तने में जम जाता है, क्योंकि मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी जो ओक होता है इसकी जड़ें काफी नीचे तक जाती हैं, और नीचे जो पानी होता है वो इनकी मतलब इन पेड़ की जड़ें जो होती हैं पेड़ के तने में जम जाता है पानी। ठीक है, आगे चलते हैं। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। जो आपका असम राज्य है, या यहाँ से भी बनते हैं कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है एंड किसकी खुशी में मनाया जाता है। तो जो आपका असम है, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू जो उत्सव होता है वो असम में मनाया जाता है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जो बिहू त्योहार है वो कहाँ का है, तो वो असम का है।
ठीक है, किस खुशी में मनाया जाता है? तो जो चावल की नई फसल पकती है, जब वो फसल कटती है, उसी के मतलब उपलब्ध में मनाया जाता है, उसी के उत्साह में, उसी की खुशी में मनाया जाता है, जो आपका बिहू त्योहार है। आगे चलते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या आसमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दूसरे माह में माघ में मनाया जाता है। जो आपका माघ बिहू त्योहार होता है 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है, कैलेंडर के अनुसार, आपका जो असमिया कैलेंडर होता है उसी के अनुसार। आगे चलते हैं। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। जो आपका बिहू त्योहार होता है असम में, क्योंकि असम में बांस पाए जाते हैं ज्यादा, उन्हीं के अवसर पर बांस जो होते हैं, बांस से भेला घर बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आपके में ये भी दिया गया है, पोचमपल्ली चैप्टर दिया गया है। तो जो पोचमपल्ली है आपका, मुक्तापुर गांव है एक, ठीक, वो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में स्थित है, जो आपका मुक्तापुर गांव है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है। पोचमपल्ली जो जिला है वहां पे पारंपरिक व्यवसाय हैं, कालीन हुआ, आपका बुनाई हुआ, खिलौना बनाना हुआ, इत्र उत्पादन आदि। वहां पे मतलब जो आपका कलाइन होता है, ठीक है, आपका जो बुनाई हुआ, जो आपका कालीन होता है, क्या देखा होगा, मतलब उस पे अलग अलग डिजाइन बनी होती है, जो होता है वो आपका। बाकी बुनाई हुआ, वहां पे बुनाई का भी काम चलता है। और खिलौने बनाना हुआ, इत्र बनाना हुआ, तो वो आपका पोचमपल्ली में होता है। जो कालीन आपने देखी होगी, जो बिछाई जाती है, मोटी सी चादर होती है, वो आप उसी को कहते हैं कालीन। आगे चलते हम लोग। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कि कुल्लू साल हुई। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे वहां की कुछ जगह फेमस हुई, ठीक है, वहां पे बनाने की वजह से भी वो फेमस हो जाती हैं। जैसे कि आपका कुल्लू साल हुई, मधुबनी पेंटिंग हुआ जो बिहार का काफी फेमस है, ठीक है, असम रेशम हुआ, या फिर कश्मीरी कढ़ाई हुई, कश्मीर की कढ़ाई भी काफी फेमस है। तो इस जगह से मतलब नाम की वजह से भी वो फेमस हो जाती हैं। अबू धाबी जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका अबू धाबी है, जो अबू धाबी जो है आपका, अबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिरहम है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अबू धाबी है उसकी जो मुद्रा है उसको दिरहम कहते हैं, ठीक है। वहां की जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। चितपन जो है आपका मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहते हैं। जो आपका मलयालम है वहां पे चितपन, मलयालम में पिता का जो भाई होता है, छोटा भाई, उसी को कहते हैं चितपन। और कंजू अम्मा कहते हैं मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कंजू अम्मा जो होता है वो मलयालम में पिता, मतलब जो पिता के छोटे भाई होते हैं उनकी पत्नी को कहते हैं। केरल में कई, आगे चलते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नारियल हुआ, केला हुआ, कटहल हुआ, पपीता हुआ, सुपारी आदि, जो केरल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र जो पेड़ है वो खजूर है। खजूर कहाँ पाया जाता है? आपका रेगिस्तान में पाया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं। केरल को कहा भी जाता है कि मसालों का राज्य, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे कि आपका तेज पत्ता हुआ, इलायची हुआ और काली मिर्च, ये सब पाए जाते हैं। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, जैसे लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से मतलब बना होता है। जो गरम मसाला होता है वो किससे बना होता है? आपका लौंग हुआ, जीरा हुआ, दाली चीनी हुई, मतलब जो आपकी दालचीनी होती है, ठीक है, और काली मिर्च हुई और सौंठ, इनसे बनाया जाता है जो आपका ये गरम मसाला होता है। आगे चलते हैं, ये पॉइंट देखते हैं। जो आपका लिफ्टेंट कमांड वहीदा प्रिज्म है, आप में एक चैप्टर दिया गया है वहीदा प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। जो वहीदा प्रिज्म है आपकी, ये भारतीय सेना जो है उसमें एक डॉक्टर हैं, ठीक। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं पॉइंट पे। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म जो है, वहीदा मतलब जो है परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि नौसेना में इन्होंने वहीदा जो मतलब थी आपकी, वहीदा प्रिज्म जो है, इन्होंने परेड का नेतृत्व किया था और ये भारत की पहली महिला थी जो इन्होंने
मतलब नौसेना का लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म जो है परेड का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आगे चलते हैं। वहीदा प्रिज्म जो है जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थंडी से थी, मतलब ये कश्मीर का जो जिला था थंडी, वहां से ये है। आगे चलते हैं। परेड में कुल आदेशों की जो संख्या होती है वो मतलब 36 होती है, 36 होती है। आगे चलते हैं। प्रिज्म में ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देते हैं। जो प्रिज्म होता है उनमें मतलब वो कांच का बना हुआ होता है और उसमें ऐसा होता है कि उसमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका तिब्बती है, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली ये भाषा है। जो लद्दाख है आपका, वहां पे बोलते हैं तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है। ये लद्दाख में बोली जाती है भाषा। ठीक, आगे चलते हैं। जो आपका भोटी है, भोटी भाषा में माँ को अम्मा ले कहते हैं, जो कि लद्दाख में बोलते हैं। ठीक, अम्मा मतलब जो माँ होती है उसको कहते हैं अम्मा ले, और जो पिता होते हैं उनको कहते हैं अब्बा ले। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है कि ये कहाँ पे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ढूंढ लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, अगर वो अपनी मतलब मादा को ढूंढना चाह रहा है तो वो उनकी गंध से ही उनको कई किलोमीटर से पहचान लेता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि उसकी गंध से पहचानता है। क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि उसकी महक से, तो महक नहीं आती है, उसकी गंध से पहचानता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा और वहां पे कंफ्यूजन होगी। तो पॉइंट इसमें यही ध्यान रखने वाला है कि उसकी गंध से उसको पहचानता है, जो आपके रेशम का कीड़ा है। आगे चलते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो चींटियां आपने देखा होगा कि एक लाइन से चल रही होती हैं, ठीक है, और लाइन से अगर चींटी ने एक मतलब लाइन कट कर दी, ठीक, तो इस तरफ चलने लगेंगी। तो उनका मतलब एक जो लाइन से चलती जा रही हैं, वो इसकी वजह से चलती हैं कि कुछ चींटियां जो होती हैं जमीन पर ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिन्हें सूंघ कर जो चींटियां होती हैं वो उनके पीछे पीछे लाइन से चली जाती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं वो जो हमारे शरीर की मतलब एक प्रकार की गंध होती है, और जो पैर के तलवे की गर्मी होती है, मतलब तलवे की जो गंध होती है, बाकी जो पैर मतलब शरीर की जो गर्मी होती है, उससे मच्छर हमें पहचान लेते हैं कि कहाँ पे हो। ठीक, आगे चलते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बांटी जाती है। आपने देखा होगा कि गांव में हुआ या शहर में, तो हर कुत्तों की अपना एक इलाका होता है। मतलब ये कुत्ता इधर रहेगा, ये डॉग इधर रहेगा, तो उनका भी अपना एक जगह होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि ये मतलब इस इलाके का है या फिर ये बाहर का है। जो कि कुत्ते होते हैं, अगर उनके इलाके में कहीं दूसरे इलाके का कुत्ता आ गया है तो उसकी गंध से वो पहचान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। अब हम लोग जानते हैं जानवरों के टॉपिक पे। जैसे कि हम लोगों को सारे कलर दिखाई पड़ते हैं, पर जानवर को कुछ मतलब जानवर को उतने रंग दिखाई नहीं पड़ते, उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। जैसे उल्लू है, उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उसको रात में दिखाई पड़ता है। और उनको कलर जैसे कि हम लोग को हरा, नीला, पीला, लाल, मतलब सारा कलर दिखते हैं, सारे कलर दिख जाते हैं, बाकी जानवरों को नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाला जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जैसे जो जानवर हैं दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं, तो उनको माना जाता है कि उनको कुछ रंग दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। जैसे कि आपका उल्लू हुआ, उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। तो जो मतलब दिन में जगते हैं उनको कुछ हद तक कुछ रंग दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं उनको हर चीज काली और सफेद ही दिखती है। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल आ जाएगा उल्लू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सांप के बारे में, क्योंकि आपके में सांप से भी आता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। मतलब जो सांप होता है आपने देखा होगा कि उनके कान तो होते हैं, पर उनके कान आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उभरे हुए नहीं होते, बिल्कुल छेद की तरह होते हैं। ठीक है, जमीन पर मतलब जो होते हैं मतलब सांप के कान नहीं होते हैं, सॉरी, मतलब जो सांप होता है उसके कान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वो मतलब महसूस करता है जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। मतलब जब देखा होगा कि अगर सांप है, अगर आप चलते आ रहे हो तो आपका जो
पैरों का कंपन है, जो कंपन हो रहा होता है जब आप चल रहे होते, तो उसी कंपन से वो महसूस कर लेता है। बल्कि मतलब सांप को दिखाई पड़ता है, उसकी आंखें होती हैं और उसको उसके कान नहीं होते, वो कंपन से महसूस करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जंगल में मतलब जो होता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है। जानवर भी जैसे जब उनको कोई मुसीबत आती है, कोई हमला होने वाला होता है, कुछ उनको दिक्कत है या फिर वो खुश हैं, तो अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं। उसी मतलब यही कहा गया है यहाँ पे कि जो ऊंचे पेड़ पे बैठा लंगूर होता है, वो मुसीबत आने पर जैसे कि अगर उसने शेर को देख लिया या फिर चीता देख लिया, तो वो देख करके मतलब एक खास प्रकार की आवाज निकालता है, जिससे उनके साथी जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि वो अपनी आवाज उनकी पहचानते होते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरीके की आवाज भी निकालते हैं। देखा होगा आपने कि मतलब जो पक्षी होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, वो उनको अगर खतरा है कोई, तो उन्हें पहले से अनुभव हो जाता है, तो वो अलग प्रकार की आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं। जैसे उड़कर आने वाली मुसीबत हुई, जैसे कि कोई ऊपर से उड़ के आने वाली मुसीबत हुई, या फिर मतलब जब उड़ के आने वाली मुसीबत होती है तो उनके लिए अलग तरीके की आवाज निकालते हैं, और जमीन पर चलकर आने वाली जो मुसीबत होती है उसके लिए दूसरे तरीके की आवाज वो निकालते हैं, जो आपके जानवर होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। जो मछलियां होती हैं वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंग से देती हैं। जो मछलियां होती हैं, ठीक है, आपकी जो मछलियां होती है वो, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई समस्या है, तो वो जो चेतावनी एक दूसरे को पहुंचाती हैं, मतलब दूसरी मछली को तक संदेश जो पहुंचाती हैं, तो बिजली की तरंगों से पहुंचाती हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरों को बिजली की तरंगों से देती हैं। आगे चलते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है, 2004 में जो हुई थी घटना, उसमें वहां के जानवर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे थे, मतलब अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर दिया था। तो जो वहां के व्यक्ति थे वो मतलब उनको लगा, अभी मैं आपको बताऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा, ये लाइन और पहले देख लेते हैं, ठीक है। वो अजीब सी हरकतें निकालने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को मतलब समझ जाते हैं, क्योंकि वो जब जंगल में रह रहे हैं, जानवरों के बीच रह रहे हैं, तो उनको समझ आने लगता है कि आखिर क्या समस्या है, जानवर ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये हुआ था 2004 की जो घटना हुई थी। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवर अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज को मतलब जो अंडमान था आपका, कि एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। 2000 दिसंबर में वहां पे अंडमान में एक हुआ था हादसा, मतलब सुनामी आ गई थी। तो जो वहां के जानवर थे उनको पहले से अनुभव होने लगा था, तो वो अलग प्रकार की आवाज भी निकालना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, और व्यवहार भी मतलब अलग अलग प्रकार का करने लगे थे। तो जो वहाँ के अंडमान के जो मतलब खास वहाँ के आदिवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, वो पहचान गए थे कि कोई समस्या आने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वो इलाका उन्होंने खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान को बचा लिया था उन्होंने, क्योंकि जब वो उनके जानवर थे वो अजीब प्रकार का व्यवहार करने लगे, वो अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगे, तो जो अंडमान के व्यक्ति थे, जो आदिवासी थे, वो समझ गए कि कोई समस्या आने वाली है, तो उन्होंने वो जगह खाली कर दी थी, और उन लोगों का जान बच गया था, जो आपकी सुनामी 2004 में आई हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसका डेट याद रखिएगा कि सुनामी 2004 में आई हुई थी, अंडमान में आई हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो आपका डल्फिन है, डल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और एक दूसरे से बात करती हैं। मतलब जो आपकी डल्फिन होती हैं, जो आपकी डल्फिन है, वो एक दूसरे से बात भी कर लेती हैं और अलग प्रकार की आवाजें भी निकालती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि हर जानवर की अपनी एक भाषा होती है। देखा होगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, पर पक्षी पक्षी की बात समझ जाते हैं, जानवर जो है जानवर की बात समझ जाते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, तो उनका मानना ये है कि जानवरों की अपनी एक भाषा होती है। अब हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो आपका स्लॉथ है।
आप में एक टॉपिक है और यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपके इस्लात भाई हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इस्लात भालू जैसा दिखता है, मतलब जो ये दिखता है तो ये आपको भालू जैसा दिखेगा, ठीक है। ये भालू के जैसा दिखता है क्योंकि वैसे इसके बाल होते हैं, वैसे इसकी बनावट भी होती है, तो ये भालू के जैसा दिखता है, पर भालू नहीं होता, ये इस्लात होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पे उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। जो आपके इस्लात हैं, ये 17 घंटे सोते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा सोते हैं और ये पेड़ पे उल्टा लटक मतलब उल्टा लटकते हैं। जैसे कि ये पेड़ बना हुआ है तो इस पे उल्टा लटक के सोते हैं आराम से, ठीक है। और 17 घंटे सोते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, मतलब पत्ते उसी पेड़ के खाते हैं, जैसे इस पत्ते पे हैं, मतलब पेड़ पे हैं तो इसी के पत्ते खाएंगे उसी पेड़ पे, और उसी पेड़ पर उल्टा लटक के 24 मतलब वो 17 घंटे ये आराम से सोते हैं, जो आपके इस्लात हैं। आगे चलते हैं। लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ पर ही घूमकर तकलीफ उठाते हैं। इतने मतलब जो आपका इस्लात है काफी आलसी मतलब माना जाता है जानवर, और ये 40 वर्ष का, इसकी जो जीवन काल है इसका 40 वर्ष है, और 40 वर्ष में ये 8 पेड़ ही चेंज कर पाते हैं, मतलब 8 पेड़ पर ही बदल पाते हैं। तो एक पेड़ पर ये 5 साल व्यतीत करता है, जो आपका इस्लात है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जीवन में अपने 8 पेड़ ही बदल पाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। आपका स्लाइड से जो टू द पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये मतलब ये जो मैं ईवीएस की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अगर ये सारी आपने देख ली तो ईवीएस भी आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, पूरी 1 to 5th की। जो आपकी 1 1 2 में तो ईवीएस होती नहीं है, थीम पर आधारित है, लेकिन मतलब 3rd to 5th की तो सारी एनसीईआरटी है और आपकी थीम पर ही आधारित है, आप लोगों को भी पता होगा। तो सारी मैंने इंक्लूड की हुई है और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ के अपना सीटेट क्लियर भी किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो आपका मतलब बाघ है, बाघ मूंछ हवा में कंपन को भांप लेता है, उसकी जो मूंछ होती है वो जो हवा में हुए कंपन को भी समझ लेते हैं कि शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। मतलब जो अगर शिकार कहीं पे हो रहा है, शिकारी कहीं पे है, तो उसकी स्थिति का उसको उनकी जो मूंछ होती है वो भांप लेती हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो बाघ मतलब बाघ होता है आपका। आगे चलते हैं। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो इनकी मूंछ होती है वो रास्ता मतलब रात अगर हो गई है तो इनको रास्ता ढूंढने में भी वो उनकी मदद करती हैं। आगे पॉइंट पे चलते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, मतलब जो रहते हैं बाघ, इनका इलाका छोटा नहीं होगा, कई किलोमीटर तक बड़ा होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये रहा पॉइंट अगला। एक बाघ मतलब किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं कि मतलब मेरे इलाके में दूसरा बाघ आया हुआ है कि नहीं आया, तो उसकी जो मूत्र की गंध होती है वो उससे पहचानते हैं। आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जो बाघ होता है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, जैसे गुस्से में हुआ तो कहराना हुआ या फिर गुर्राना हुआ, अलग आवाज जैसे अपनी बाघिन को बुलाना हुआ तो वो अलग प्रकार की आवाज निकालता है। जैसे वो सिचुएशन के अनुसार अपनी आवाज निकालता रहता है, जैसे गुस्से में होगा तो खूब कहराएगा, फिर या मतलब गुर्राना भी होगा, और जो अगर अपनी बाघिनी को बुलाना होगा तो वो अलग प्रकार की आवाज निकालता है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ गुर्राता है, ठीक है, वो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की मतलब झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। जो बाघ होता है, जैसे अगर कोई मतलब आवाज आई, ठीक है, तो वो ये समझ जाता है कि शिकार आया हुआ है, या फिर मतलब झाड़ियां जो पेड़ है वो पत्ते हिलने की आवाज है, वो उसमें अंतर तुरंत पहचान लेता है कि आखिर किस चीज की आवाज है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम भी सकते हैं। जो बाघ होता है वो अगर इस तरह से खड़ा हुआ है तो उसके जो कान है वो इधर की आवाज भी सुनने के लिए घूम जाएंगे,
इस तरफ की आवाज भी सुनने के लिए घूम जाते हैं। वो मतलब हर दिशा में आवाज सुनने के लिए घूम जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद भी आज वह खतरे में है। जो आपका बाघ है बहुत सतर्क जानवर है, क्योंकि मतलब ये तुरंत अंतर पहचान लेता है कि ये मतलब कोई शिकार आया हुआ है, उसका मतलब उसकी आवाज है या फिर पेड़ पत्ते हिलने की आवाज है। और रात मतलब जो रात होती है, रात में भी अपने मोछों के द्वारा ही दिशा का निर्धारण कर लेते हैं कि इधर जाना है या फिर हमको लेफ्ट जाना है या राइट दिशा है, वो सब पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सतर्क होने के बावजूद भी आज वो खतरे में है, जो आपके बाघ हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाघ को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जो बाघ होते हैं उनको किस लिए मारा जाता है, तो उनको उनके दांत के लिए मार दिया जाता है। वो सॉरी, जो हाथी होते हैं, हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। ठीक, क्योंकि हाथी को मार के उनके दांत निकाल लिए जाते हैं, तो हाथी को उनके दांत के लिए मार दिया जाता है। और जो गेंडे होते हैं, गेंडे को सींग के लिए, आपने देखा होगा कि गेंडे को मार दिया जाता है उनके सींग के लिए, उनको मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस जानवर को मतलब ऐसा मतलब जानवर जो है उनको किस लिए मारा जाता है, तो आपका जो हाथी है उनको दांत के लिए मार दिया जाता है, गेंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर, मगरमच्छ, सांप उनकी खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। ठीक है, और जो कस्तूरी हिरन होता है उनको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, जिससे आपका इत्र जो बनता है। तो जो कस्तूरी हिरन होता है उसको इसके लिए इत्र के लिए मार देते हैं, थोड़ी सी खुशबू के लिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका कस्तूरी हिरन है ये तो हो चुका। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इसके लुप्त होने का खतरा है, क्योंकि हर जानवर मारा जा रहा है। किसी को किसी की चीज की आवश्यकता हो रही है तो उसके लिए जो जानवर है उनका खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसी के लिए बना हुआ है। उत्तराखंड में है जिम नेशनल या जो पार्क है आपका, वो आप लोग ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। राजस्थान में भरतपुर जिले में घना है। जो आपका राजस्थान है, राजस्थान में भरतपुर जो जिला है वहां पे घना है। आगे चलते हैं। इस जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। मतलब अगर इस तरफ आप शिकार कर रहे हो तो आपको जेल भी हो सकती है, तो वहां पे शिकार करना मना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो यहाँ पे क्योंकि सरकार जो वहाँ की है वो जानवरों की सुरक्षा करने के लिए काफी कुछ कर रही है। उसने वहाँ पे मतलब नेशनल पार्क भी बनवा रखे हैं कि वहाँ पे जानवर आराम से रहेंगे, तो वहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि सपेरे आते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। जो कालबेलिया एक नृत्य भी होता है, उसमें सांप जैसी मुद्राएं करते हैं। आगे चलते हैं। हमारे देश में पाई जाने वाले सांप में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले हैं। जो भारत में पाए जाते हैं सांप वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, और 4 प्रकार के जहरीले सांप है। ये देख लेते हैं। नाम है जो आपका नाग हुआ, करेत हुआ, दुबैया हुआ और फाई हुआ। जो ये 4 प्रकार के हैं, ठीक है, यही भारत में ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। बाकी सांप भी पाए जाते हैं लेकिन ये जहरीले सांप माने जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। ये जो है आपका अफाई है सांप, ठीक है, ये दुबैया होता है, ये नाग है और ये करेत है। तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं आपके भारत में, और ये 4 प्रकार के जो सांप हैं काफी जहरीले माने जाते हैं, तो ये हैं भी। आगे चलते हैं हम लोग। सांप जब किसी को काटता है, ठीक है, तो उसके 2 खोखले जो दांत होते हैं, जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप काटता है तो जो उसके 2 खोखले दांत होते हैं, उन्हीं की वजह से व्यक्ति मतलब जो सांप का जहर होता है वो व्यक्ति के अंदर चला जाता है। आगे चलते हैं। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई भी बनी है जिसका नाम है सीरम। ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये सरकारी हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल में उपलब्ध भी है। सांप के कितने दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। ये यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ। सांप की जो दवा मतलब खतरे से बचने के मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनका असर खत्म करने के लिए जो सांप का जहर होता है उसका असर खत्म करने के लिए कौन सी दवाई बनती है, जो सीरम नाम की एक दवाई है। और किससे बनी है, तो सांप के जहर से ही
बनी हुई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और यह जो दवाई है सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध भी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और यह दवाई सरकारी केंद्रों में उपलब्ध है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। तो सांप से सारे टॉपिक क्लियर हुए कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पेट का पाचन रस जो है एसिड अम्ल की तरह होता है। जो हमारे शरीर मतलब पेट के अंदर का जो तापमान है वो 30 सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं। जो आपका काला हांडी है वहां पे चावल सबसे अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हैं। मतलब चावल सबसे अधिक होने के बावजूद भी वहां के लोग भूखमरी के शिकार हैं। अत्रेपुरम जो है आपका गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका आंध्रपुर में मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें एक दूसरे दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय भी दिए गए हैं। जैसे कि आपका इधर चीज मतलब जो सामान है उधर घरेलू उपाय दिए गए हैं। तो जो आपका दूध है इसको उबाल कर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जो पके हुए चावल हैं इनको एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख सकते हैं। जैसे पानी में आप रख दोगे तो थोड़े टाइम के लिए सुरक्षित रह जाएंगे, खराब नहीं होंगे। आगे चलते, जो आपका हरा धनिया है गीले कपड़े में लपेट कर आप रख दोगे तो उसको नमी मिलती रहेगी और वो खराब नहीं होगी। जो आपके प्याज लहसुन है इनको खुले में रखते हैं नमी से बचा करके, क्योंकि अगर नमी इनको मिल जाएगी तो ये खराब हो जाएंगे। तो ये हुआ जो कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको हम करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब बाकी जो है हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अफाई है, दुबैया है, करेत है और नाग है, ये 4 प्रकार के भारत में सांप पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ये काफी जहरीले भी माने जाते हैं। और इनकी जो दवाई बनती है वो सीरम है, मतलब जो सीरम नाम की एक दवाई होती है। और ये किससे बनती है, तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल होते हैं सब में उपलब्ध भी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ईवीएस हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आपने अगर ये सारे नोट्स मेरे अच्छे से पढ़ लिए तो ईवीएस आपका 100% क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक, बाकी हम लोग सीडीपी भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो मतलब जो आपका ईवीएस है मैंने इन्हीं नोट से पढ़ के अपना ईवीएस भी कंप्लीट किया था और मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट भी क्लियर कर लिया। आपका भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि ईवीएस वन शॉट में पूरी मैंने नोट्स बनाई है और ये काफ़ी लाइनें आपको टू द ऐसी एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।